11% के करीब हमारे ट्रांसफार्मर्स सालाना फेल होते थे। दिन में 8-10 घंटे लाइट जाना ये एक आम बात थी। तो 2 कंप्यूटर हैं जब हमने टेक ओवर किया। एडॉप्शन ऑफ टीवीएम was also a very big milestone and a turning point. इन्वर्टर्स का बिजनेस खत्म हो गया। कम्युनिटी में हमने एक अपलिफ्टमेंट लेकर आए। कल्चर तो 20 सालों में पूरा बदल गया है। All the employees of Tata Power DDL, they have numerous growth opportunities. हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है टाटा पावर डीडीएल के फर्स्ट एवर पॉडकास्ट टीपी डीडीएल अनफिल्टर्ड में। मैं आपका होस्ट सचिन गुप्ता आज हमारे 24वें स्थापना दिवस की खास मौके पर आप सबको ले चलता हूं यादों के एक ऐसे सफ़र में जो भरा था बदलाव से, मकसद से और ऊर्जा से। टाटा पावर डीडीएल की स्थापना सन 2002 में हुई थी, लेकिन हमारी असली कहानी एक मकसद के साथ शुरू हुई थी, और जो मकसद था ज़िंदगियों को रोशन करना और अपने ग्राहकों को अनइंटरप्टेड और रिलायबल पावर सप्लाई देने का। आज हम सिर्फ माइलस्टोन्स ही नहीं बल्कि यादें मना रहे हैं जगहों की, लोगों की, उनके संघर्ष एवं कामयाबी की। और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस किरण गुप्ता का, जो टाटा पावर डीडीएल में चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस, कमर्शियल, गवर्नमेंट अफेयर्स, एनफोर्समेंट असेसमेंट सेल और कस्टमर लिटिगेशन के पद पर कार्यरत है। मैम, वेलकम टू टीपी डीडीएल अनफिल्टर्ड। थैंक यू सचिन। अब हम शुरुआत करते हैं। जब टाटा पावर डीडीएल की स्थापना हुई थी तो उस समय हमारे सबसे बड़ी क्या चुनौतियाँ होती थी? जब टाटा पावर डीडीएल की स्थापना हुई, टाटा पावर ने टेक ओवर किया, तो क्योंकि ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मॉडल था जो दिल्ली सरकार ने लिया था, तो सबसे पहले तो इस मॉडल की एक्सेप्टेंस ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो जो चेंज मैनेजमेंट था वो वाकई में एक चैलेंज था, और एम्प्लॉयज़ के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। उसके बाद अगर बात करें तो जो लॉसेस थे जिसके आधार पर ये चेंज आया, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, तो 53% एटीएनसी लॉसेस थे उस टाइम पर। अगर हम बात करें इसको एक साधारण तरीके से, तो 100 रुपये की बिजली अगर हम बेचते थे तो 53 रुपये की हम रिकवरी नहीं कर पाते थे। तो इतने सारे लॉसेस के साथ कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अंदाज़ा 11% के करीब हमारे ट्रांसफार्मर्स सालाना फेल होते थे। कंज्यूमर्स लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे, और टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं था, कोई डेटाबेस नहीं था, कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम मेजर कर पाएँ और सुधार कर पाएँ। तो ये टेक्नोलॉजी कह लीजिए, नेटवर्क की ऐसी हालत, ये सब एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो मैम, जैसा अभी आपने बताया कि चेंज मैनेजमेंट एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था। एटीएनसी लॉस 53% हमारे एटीएनसी लॉसेस थे। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी नामक कोई चीज़ नहीं थी। तो इन चैलेंजेस को हमने कैसे ओवरकम करा है? जैसा कि आपको बताया कि क्योंकि पहली बार ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, तो डिस्कॉम का ये जो टेक ओवर हुआ और ये सब चैलेंजेस और इन हालात को देखते हुए एक कीमा कंसल्टेंसी के थ्रू एक स्टडी करवाई हमने, और हमने ये उचित समझा कि एक पूरा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए एक रोड मैप बनाया जाए, जिससे कि लर्निंग्स मिले कि आसपास बाकी सब जगह कहाँ क्या हो रहा है, नेशनली इंटरनेशनली। और वो स्टडी करवाकर पूरा टेक्नोलॉजी का रोड मैप बनाया गया 10 साल का, और उसके तहत बहुत सारे इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स लिए गए, जैसे स्कैडा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एडीएमएस हो गया, एसएपी का इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमें, क्योंकि सारा डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए। एडीएमएस, एसएपी, स्काडा, जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस तरह से सारा नेटवर्क एक नक्शे की तरह हमारे हाथों में होना चाहिए, और जिससे कि हम ट्रांसफार्मर्स कहाँ कौन सा फेल होने वाला है, उसकी क्या हालत है, वी कैन मैप एवरीथिंग ऑन दैट। तो ये रोड मैप एक बनाया गया। उसी के साथ साथ जैसे कि बताया आपको कि क्योंकि कोई डेटाबेस नहीं था, तो कहाँ से शुरू करें, तो प्रोसेसेस बनाने शुरू करें। हर काम को करने का एक एसओपी बनाया, एक प्रोसेस बनाया, और हमने आईएसओ को इम्प्लीमेंट किया कंपनी के अंदर, जिससे बहुत सारे सुधार करते गए। निरंतर आईएसओज में, प्रोसेसेस में चेंजेस आए, और कस्टमर के लिए हमने मोबाइल ऐप
हमने शुरू किए, क्योंकि कस्टमर को मोबाइल ऐप के थ्रू ऑब्जेक्टिव ये था कि 24/7 हम कनेक्ट कर पाएँ कस्टमर के साथ। और मोबाइल ऐप हमने शुरू की, SAP को हम लेकर आए, कॉल सेंटर की स्थापना की। तो इस तरह के हमने कुछ 3-4 ये मेजर कदम उठाना ज़रूरी समझा इस सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए। तो मैम ऐसे कोई लम्हे जो लोग आज भी उन्हें भुला नहीं पाएंगे आपके हिसाब से? लम्हे उस टाइम के, अगर जैसे आपको बताया नेटवर्क के बारे में, क्योंकि नेटवर्क की हालत बहुत ख़राब थी, तो दिन में 8-10 घंटे लाइट जाना ये एक आम बात थी। और ये कंज्यूमर्स के, जो दिल्ली वासी हैं, उनके डेली के एक रूटीन का हिस्सा था। तो ये कि कुछ ऐसी यादें हैं जिनके साथ अगर अब कोई सोचे, हम एज ए कंज्यूमर भी हम सोचें, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो बैक टू दोज टाइम्स। और जैसे आपको बताया, बिल पेमेंट करने के लिए कंज्यूमर्स लंबी लंबी लाइनों में 3-3, 4-4 घंटे खड़े हैं, छुट्टियां लेकर बिल पेमेंट कर रहे हैं। कंप्यूटर्स हैं नहीं, कुल 2 कंप्यूटर हैं जब हमने टेक ओवर किया। आज की डेट में हर एम्प्लॉय के पास कंप्यूटर है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब यादगार बनकर रह गई हैं। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि हमने 10 इयर्स का टेक्नोलॉजी रोड मैप बनाया, ISO का फ्रेमवर्क लाए प्रोसेस सेंट्रिसिटी के लिए, तो ऐसे कौन से मोड़ थे जिसमें हमें लगा कि हमें एक नई दिशा मिली, हमें बदलाव आया आपके हिसाब से? 10 साल के बाद हमने एक क्वांटा, बिकॉज़ अभी तक हमने डेटाबेस अपना तैयार कर लिया था। इसके बाद हमें ज़रूरत लगी कि हमें अब थोड़ा सा अगले 10 साल के लिए भी अपना रोड मैप तैयार करना है। तो हमने क्वांटा के साथ एक स्टडी करवाई एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर स्मार्ट ग्रिड ऑटोमेशन। तो उसके साथ हमारा किस तरह से ऑटोमेटेड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्शन का हमने एक प्लान बनाया, एक काम किया। दूसरा हमने एक किया कि वाइल वी हैड स्टार्टेड टेकिंग मेनी इनिशिएटिव्स ऑन कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड ऑल, बट उसको सेटिस्फैक्शन को मेजर करना भी ज़रूरी है। सो एडॉप्शन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स एंड कंडक्टिंग सर्वेज एवरी ईयर, दैट वाज वन अनदर की स्टेप। तीसरा एक सभी सेगमेंट्स में और कंज्यूमर्स में काफ़ी AT&C लॉस लेवल के ऊपर सुधार आ गया 10 साल में, बट फिर एक ज़रूरत महसूस हुई अंदाज़ा 8-10 साल के बाद कि स्पेशल कस्टमर ग्रुप का जो एक हिस्सा है, वो कस्टमर्स जो 2 किलोवाट से नीचे हैं और जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, तो उनके ऊपर कैसे फोकस किया जाए और कैसे उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़े, क्या उनकी मजबूरियां हैं। तो एक अलग से एक ग्रुप की क्रिएशन हुई SCG ग्रुप के नाम से, कमर्शियल फंक्शन में। और उस ग्रुप का यही कार्य था कि उस कम्युनिटी में जाकर वहाँ के लोगों से मिलना, उनकी क्या मजबूरियां हैं उन्हें समझना, और कुछ अपने CSR इनिशिएटिव्स हम उस सेगमेंट में करते थे। तो किस तरह से एक होलिस्टिक प्रोग्राम लॉन्च किया गया इस ग्रुप के द्वारा, और कुछ ही सालों में हम SCG ग्रुप के अंदर जो लॉस लेवल थे वो भी धीरे धीरे हमारे सिंगल डिजिट के अंदर आ गए और काफ़ी अच्छी रिकवरी वहाँ से हमारी आने लगी। सो दिस वाज वन बिग, आई वुड से इट वाज वन बिग ब्लॉकर इन द एंटायर जर्नी विच वी सक्सेसफुली ओवरकेम। और इस अप्रोच से हमें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले TPDDL की टीम को। और उसके बाद एक बड़ा माइलस्टोन, हमने TBM, टाटा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल को अडॉप्ट किया। और टाटा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल एक टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, और ये मॉडल एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जो किसी भी कंपनी को लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, कस्टमर, डाटा ड्रिवन अप्रोच, HR, एम्प्लॉयज़ के बारे में और प्रोसेसेस, इन 6 बिग जो की पिलर्स हैं, इनके बारे में हमारे डायरेक्शन सेटिंग करती है किसी भी कंपनी की। सो आई थिंक एडॉप्शन ऑफ TBM was also a very big milestone and a turning point for us to further take improvements. तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि हमने स्पेशल कंज्यूमर ग्रुप की कमर्शियल डिपार्टमेंट में स्थापना करी, TBM हमने अडॉप्ट करा, तो ऐसे कौन से हमारे पल रहे जब कंपनी के अंदर हमें लगा कि हमें वाकई ही गर्व महसूस हो रहा है और हमने ज़िंदगी के अंदर लोगों के बदलाव लाया है? मैं सबसे पहले बात करूँगी कस्टमर्स की, क्योंकि कस्टमर्स और डिस्कॉम ये एक दूसरे को एक तरह से जानते नहीं थे। तो कस्टमर को लेकर जो भी हमने काम किया, एक प्राउड फीलिंग तब आई जब कस्टमर्स के बीच में हम जाते थे। RWA मीटिंग्स होती थी मंथली, और कस्टमर्स ने जो हमें एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मीटिंग्स के अंदर कस्टमर्स ने सुझाव दिया
कि एक बिजली कंपनी जब अपना मीटर रीड करने के लिए भेजती है किसी को, तो हम गैस की मीटर की रीडिंग क्यों नहीं कर सकते। तो एक साझेदारी का दौर शुरू हुआ और कस्टमर्स के साथ मिलकर हमने सुधार करने शुरू किए। तो ये एक बहुत बड़ी प्राउड की बात थी हमारे लिए। इसके साथ ही क्योंकि रिलायबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई और नेटवर्क की भी अब अच्छी मतलब नेटवर्क हमारा काफ़ी अच्छा हो गया, तो इन्वर्टर्स जो थे, इन्वर्टर्स का बिज़नेस ख़त्म हो गया दिल्ली से। सभी कंज्यूमर्स ने इन्वर्टर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया एंड कुछ कस्टमर से बात होती थी, तो क्योंकि रिलायबल सप्लाई नहीं थी, तो टॉप फ्लोर जो होते थे उनके घरों के या मॉल्स के या किसी भी शॉपिंग सेंटर के टॉप फ्लोर खाली ही रहते थे। बट क्योंकि बिजली में सुधार हुआ और रिलायबिलिटी इम्प्रूव हुई, तो उनकी टॉप फ्लोर की सेल्स बहुत अच्छी हो गई। सो कंज्यूमर्स वर हैप्पी एंड दीज आर सम थिंग्स विच वी रिकॉल एंड वी फील प्राउड ऑफ। इसी के साथ जो आभा मॉडल आपको बताया, तो आभास भी हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गई। आज की डेट में हमारे पास अंदाज़ा 1000 आभास हैं। तो ये आभा इनके घरों में मतलब एक एजुकेशन इंक्लूड हुई जो कहीं पर नहीं थी। वीटी सेंटर्स खुले और कहीं ना कहीं हमने सोसाइटी के उस हिस्से को टच किया और कम्युनिटी में हमने एक अपलिफ्टमेंट लेकर आए। सो दिस इज़ अनदर एरिया वी फील प्राउड ऑफ। और फोर्थली TBM, जिसकी मैंने बताया, TBM को हमने यूज़ किया और इसने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एंड इनिशियली इट वाज फेल्ट एज अ चैलेंज, बट लेटर ऑन आई थिंक इन 2013 we were awarded with JRDQV award, जिसमें हमें आउट ऑफ अ स्कोर बैंड ऑफ 1000 वी वर द फर्स्ट यूटिलिटी टू गेट 600 प्लस इन अ डिस्कॉम सेटअप। और 2017 में हमें इंडस्ट्री लीडर का अवार्ड मिला। So I think we feel proud to have been a part of this journey, and there have been lot many awards, rewards, and learnings and good things for employees, consumers, community, and everyone. So I hope these awards and these achievements would आपके हमारे सभी कर्मचारियों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन का एक माध्यम रहे होंगे। और अगर हम बात करें पिछले 2 दशकों के अंदर, तो आपके हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर क्या बदलाव आया है? कल्चर तो 20 सालों में पूरा बदल गया है। देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन द कल्चर। कस्टमर सेंट्रिसिटी इज़ नाउ इन द ब्लड ऑफ एवरी एम्प्लॉय। तो जो भी काम करना है कस्टमर को सेंटर में रख के करना है, कस्टमर के लिए क्या फ़ायदा है। सो देयर इज़ अ कल्चरल चेंज। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की, सो देयर इज़ अ चेंज कि कैसे हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आएँ, अपने काम का एक हिस्सा बनाएं, और जो भी कहीं पर अच्छा हो रहा है तो उसको वाई नॉट इन TPDDL एंड वाई नॉट लर्निंग एक एम्प्लॉयज़ के अंदर आ गया। एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, लर्न करना, शेयर करना एक दूसरे से। सो वी हैव एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम्स अक्रॉस नेशनल एंड इंटरनेशनल यूटिलिटीज़। सो लर्निंग हैज़ बिकम अ कल्चरल has become a part of the culture. So I think these are few of the areas which are now a culture. They are like in the blood. तो मैम, जैसा अभी आपने बताया कि पिछले 2 दशकों में कल्चर हमारा पूरा बदल गया, तो ऐसी भी चीज़ थी कल्चर के अंदर जो आज भी वैसी की वैसी चल रही है हमारी? हाँ, जो चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रहती हैं, जैसे सेफ्टी डे 1 से एक हिस्सा है। मतलब सेफ्टी के बिना तो कुछ करना ही नहीं है। सो सेफ्टी डे 1 पर भी थी और आज भी सेफ्टी पर हमारा फर्स्ट फोकस इज़ ऑन द सेफ्टी। सेफ्टी में नॉट ओनली आवर एम्प्लॉयज़ सेफ्टी, आवर BA एम्प्लॉयज़ सेफ्टी। BA भी हमारे परिवार का हिस्सा है, और BA के अलावा हमारे कंज्यूमर्स जिनके बीच में, जिनके घरों के आसपास हम नेटवर्क ले कर रहे हैं, तो पब्लिक सेफ्टी भी एक अहम मुद्दा, एक अहम फोकस रहता है। और TBM भी हमें पब्लिक सेफ्टी के लिए थॉटफुल रहने के लिए बताता है। सेफ्टी के बाद एथिक्स यू नो अबाउट टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप इज़ नोन अबाउट एथिक्स। सो टाटा है तो मतलब टाटा का दूसरा नाम ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट तो तभी आता है जब एथिकल है। तो आपको आंख बंद करके कंज्यूमर्स दे हैव ट्रस्ट ऑन अस। सो आई थिंक सेफ्टी एंड एथिक्स आर 2 नॉन स्टॉप पिलर्स एंड दे विल ऑलवेज बी देयर। तो मैम, जैसे अभी सरकार ने पावर सेक्टर के अंदर निवेश की कई अपॉर्चुनिटीज़ आज हम देख रहे हैं, तो उसमें आपके हिसाब से टाटा पावर DDL का भविष्य कैसे देखती हैं? टाटा पावर DDL का भविष्य, क्योंकि हम टाइम के साथ बदलाव करते रहे और हम कांस्टेंट लर्निंग कल्चर एक अडॉप्ट किया। सो आई थिंक ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा पावर DDL, दे हैव न्यूमरस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़
both on personal front as well as professional front. There has been a continuous skill enhancement at every level, I would say, not only seniors, junior, mid management, every level. And they are fully equipped to take new responsibilities, new opportunities can be well addressed. So that is there. With the strong position of Tata Power and the kind of good work Tata Power has been doing, so we are quite hopeful that with the upcoming opportunities in the discom sector, Tata Power would be there. And if Tata Power is there, then Tata Power DDL employees would also be there, and we will grow together. तो मैम, जैसे अभी आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार ने पावर सेक्टर के अंदर निवेश की कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो इस माहौल के अंदर हम टाटा पावर डीडीएल का भविष्य कैसे देखते हैं? टाटा पावर डीडीएल की टीम बहुत ही पैशनेटली पिछले 20-22 सालों में काम किया है और इसीलिए इतना सक्सेसफुल रहा है. वी हैव मेट द टारगेट्स. एटीएनसी लॉसेस भी हमारे अभी मतलब सिंगल डिजिट में है, अंदाज़ा 5% है. सो टीम्स पर्सनली और प्रोफेशनली पूरी तरह से इक्विप्ड हैं. कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसके ऊपर काम करने के लिए उनका टाइम टू टाइम देयर हैज़ बीन अ स्किल इन्हेंसमेंट अक्रॉस एवरी लेवल, सीनियर मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट कह लीजिए या जूनियर्स कह लीजिए. और they are ready and they look forward to those opportunities because there is a complete growth for them. So I think there is no doubt about the future. In fact, going forward, because the way Tata Power has been working aggressively on the renewable part of it, and there is a requirement on the renewable energy growth by the Prime Minister. तो उससे अलाइन करते हुए टाटा पावर डीडीएल के एम्प्लॉयज़ भी जिस तरह की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है वो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं. पीएम सूर्य घर के अंदर दिल्ली के अंदर भी बहुत अच्छे से फोकस करके टीम्स काम कर रही हैं. और मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रोजेक्ट आता है, कोई ट्रांसमिशन सेक्टर में भी प्रोजेक्ट आता है, तो हमारी टीम्स हर तरह से दे आर गेटिंग दोज काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स एंड एक्सपोजर थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड ऑल. और सभी पूरी तरह से आई थिंक दे आर रेडी टू टेक अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड everyone is seem to be satisfied with the future. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है, विन विन सिचुएशन है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कंपनी है, चाहे हमारी कम्युनिटी है. Definitely, I think because we try to keep a balance and with that kind of a balanced and consistent approach. So I think it has been good till now and we really hope for the times to come also to be equally good. Sure मैम, डेफिनेटली. सो आइए देखते हैं कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ की वीडियो बाइट्स जिसके अंदर वो अपने एक्सपीरियंस और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ. 2004 में मैंने टीपीडीडीएल में ज्वाइन किया क्वालिटी डिपार्टमेंट में और तब से क्वालिटी को ड्राइव कर रहा हूँ अपनी टीम्स के साथ में. और बहुत सारे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हैं जो हमने देखे हैं इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर में अपने. और कुछ इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा. जब 2004 में मैंने ज्वाइन किया उसके बाद हमने एक टीबीएम मूवमेंट को चालू किया, टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल को. और उसमें जैसे कि हर साल जो है एक्सटर्नल असेसमेंट होता था और उसके लिए प्रिपरेशन करनी, प्रिपरेशन के अंदर एप्लीकेशन राइटिंग और उसके बाद में टीम प्रिपरेशन हुआ, ट्रेनिंग दी और फाइनली हमारा असेसमेंट का टाइम आता जिसमें एक्सटर्नल असेसर्स हमारे आते थे इस एक्सरसाइज के अंदर में. तो असेसमेंट के अंदर में हम लोग जब एक बार असेसमेंट टीम के साथ में हम लोग बैठे हुए थे और साइट विजिट के लिए वो लोग एक ऑफिस के अंदर जा रहे थे. हम लोग कार के अंदर बैठे हुए थे अलॉन्ग विद द असेसर. और उसके बाद में मेन गेट के ऊपर एंट्री होती है हमारी. तो वहाँ पे सबने क्योंकि अपने लेवल पे अपनी प्रिपेयर्डनेस करी हुई थी, बहुत सिक्योरिटी वाले भी काफ़ी अटेंटिव थे, अलर्ट थे. और उसके बाद सिक्योरिटी वाला आया कि सर चेकिंग करनी है, सिक्योरिटी चेक होगा. तो असेसर ने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल आप लोग सिक्योरिटी चेक करिए. गाड़ी को चेक किया और जैसे कि बॉम्ब के लिए चेक किया जाता है तो नीचे मिरर डाल के जो उसको दैट वाज आल्सो चेक्ड. और उस चेकिंग के बाद में असेसर्स को अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वाले को बुला के उन्होंने बोला कि आप चेक कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन चेक आप कर क्या रहे थे इसके अंदर में. तो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि सर हम सब कुछ ठीक है कि नहीं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर में कोई बॉम्ब या कुछ तो नहीं लगा हुआ, इसलिए हम देख रहे थे.
तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपने बॉम्ब और इसके लिए भी आप लोग सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, लेकिन बॉम्ब होता कैसा है? तो सिक्योरिटी वाला थोड़ा सा सकपका गया और उसके बाद में उसने बोला सर ऐसा या वैसा होता है। सो पॉइंट हियर इज़ कि बहुत बहुत सारे इंसिडेंसेस हमारे होते हैं, बहुत अलर्टनेस होती है हमारी टीम्स के अंदर में, जज्बा होता है, जोश होता है, और उसके साथ में कोई भी असेसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, टीम मोमेंटम होता है हमारा। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोग ने देखी हैं साइकिल के अंदर, उस पड़ाव को पार किया है हमने एज अ टीम और आगे बढ़ते चले गए हैं मूवमेंट को लेते हुए हम लोग इसके अंदर में। एक किस्सा जो मुझे याद आता है वो है मिशन 9/9 का। जब शुरुआती दिनों में हमारे AT&C लॉसेस हमने काफ़ी रिड्यूस किए तो उसमें हमसे उम्मीदें बढ़ गईं। हमसे यूँ उम्मीद की गई कि इस एक्सीलरेशन को हम और बढ़ाएं, और उस टाइम मैनेजमेंट ने एक डायरेक्शन दिया और एक चैलेंज लिया कि 2006-7 से हम 2009 में 9% AT&C लॉस तक ले जाएंगे। उसको टर्मिनोलॉजी दिया गया मिशन 9/9, एंड दैट वाज द चैलेंज दैट वाज टेकन अप वेयर इन ऑल टीम्स गॉट टुगेदर। सब साथ मिलके एकजुट होके उस तरफ लग गए, उसी दिशा में, एंड दैट वाज वेयर वी आल्सो गॉट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट मूविंग फॉरवर्ड। मैंने टाटा पावर DDL में 2003 में ज्वाइन किया था और मैं यहाँ पर 19 साल तक कई डिपार्टमेंट में रहा, जैसे कि रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट। उसमें मैंने काफ़ी कुछ डेटा एनालिसिस, प्रोसेस वगैरह काफ़ी कुछ जाना और मेरी काफ़ी टेक्नोलॉजी की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ा। उसके बाद मुझे मई 2022 में मौका मिला कि मैं उड़ीसा जा सकूं TPNODL में एज हेड रीडिंग एंड बिलिंग। जब मैं वहां गया तो मैंने पाया कि वहां का जो नज़रिया था काम का वो डिफरेंट था, तो मुझे काफ़ी अडेप्ट करना पड़ा। मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी और जो सिनेरियो वहाँ थे और जो यहाँ थे, इनकी वजह से मेरा ओवरऑल स्किल सेट बढ़ा। साथ ही मुझे काफ़ी फील हुआ कि मैं एज ए पर्सन इंडिविजुअल ग्रो कर रहा हूँ और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में काफ़ी इससे लाभ हुआ। मेरा आप सबके लिए सुझाव है कि अगर आपको भी ऐसा मौका मिले, क्योंकि टाटा पावर एज ए ग्रुप ग्रो कर रहा है, तो टाटा पावर अगर और डिस्कॉम्स ले कहीं पर या हमें और अपॉर्चुनिटी एज टाटा पावर मिले, तो आप लोग भी वहाँ पे ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन दें और वहाँ जाके ज्वाइन करें, जिससे कि एज ए ग्रुप टाटा पावर भी बढ़े और आपकी भी प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़े। मेरा TPDDL से वैसे तो पहले का वास्ता था इन माई प्रीवियस रोल ऑफ हेड BE, बट रिसेंटली almost a year back I joined and it has been nice experience. दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया and what I saw and what I felt कि TPDDL अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे PPP मॉडल कैसे काम करता है और कैसे काम कर सकता है। इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। हमने देखा हाउ प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी और डेफिनेटली आर स्किल्ड मैन पावर, how they have helped to transform this organization from where it was to where it is now. Beautifully done processes, energized people, they know their skill, they know their job, and because of this, we have been even at Tata Power level go into multiple geographies on the DISCOM. Going forward, अभी जैसे टाटा पावर और ग्रोथ की एरियाज में काम कर रहा है, वी विल बी हैविंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड इन अदर स्टेट्स। यू वुड हैव सीन सम न्यूज़ अराउंड ऑन दिस, और ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में देगा नॉट ओनली टू टाटा पावर बट फॉर पीपल विद इन टाटा पावर टू टाटा पावर दिल्ली, स्पेशली व्हेन आई से टू गो अहेड and grab this opportunity of learning and growing. So there's not only a growth opportunities for company, but it's also leads to a growth opportunity for every individual who has been working with TPDDL with such a great experience. Thank you. तो मैम, ये 24वें स्थापना दिवस के विशेष दिन पर आप टाटा पावर DDL परिवार के साथ क्या संदेश साझा करना चाहेंगी? First of all, on this auspicious day, I congratulate all the employees, entire team of Tata Power Delhi Distribution Limited and Team Tata Power to have successfully taken over this journey. I also request all my employees, पूरा टाटा पावर DDL का जो हमारा परिवार है, सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली TQM अवार्ड, एक डेमिंग अवार्ड जो हमने विन किया, विच इज़ अ इंटरनेशनल अवार्ड, और जो हमें कस्टमर सेंट्रिसिटी पर फोकस करने के लिए सुझाता है, तो कस्टमर सेंट्रिसिटी को फोकस करते हुए डाटा ड्रिवन एक अप्रोच रखें, एनालिटिक्स को यूज़ करें हम, जिससे कि हमारे निरंतर सुधार होते रहें कंपनी में, और हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए
किस तरह से सेफ्टी को इंश्योर करते हुए TPDDL को एक बेंचमार्क ग्लोबल यूटिलिटी बनाने में सक्षम होते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, इनसाइट्स Thank you. विद हमारे सभी दर्शकों के साथ। थैंक यू very much. सचिन, थैंक यू एवरीवन। मैं अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। ज़रूर बताइए आपको ये हमारा इनिशिएटिव और एपिसोड कैसा लगा।